हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, भारत का संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? और इसका आंसर है अनुच्छेद 315। और भारतीय संविधान का भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। और यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान का भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया है। और यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किन भागों में मौसमी हवा लू चलती है? तो इसका आंसर है राजस्थान। बात करें लू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में ग्रीष्म ऋतु में अर्थात मई एवं जून के महीनों में निम्न वायुदाब गर्त क्षेत्र में दोपहर के समय में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनों को लू कहते हैं। अर्थात उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण। अर्थात मिट्टी के घड़े में पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की। अर्थात सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि दिबांग नदी, लोहित नदी, कामेग नदी, सुबनसिरी नदी, मानस नदी, पुथीमारी नदी, धनसिटी नदी, पगलडिया नदी और तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? तो इसका आंसर है BVR सुब्रमण्यम। अर्थात नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम हैं। बात करूं मैं नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और हिंदी में इसका नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, जबकि हिंदी में इसका नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है कि नीति आयोग क्या है, तो यह भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, जबकि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम जी हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अर्थात यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है सारंगी। और पंडित रामनारायण को वर्ष 2005 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 अर्थात आर्टिकल 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? और इसका आंसर है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है। और यह अर्थात अनुच्छेद 46 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। अर्थात 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश थे। बात करें में पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में बात करें में पाल वंश के संदर्भ में तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी मुंगेर थी। बात करें में राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। और बात करें में प्रतिहार वंश के संदर्भ में तो प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा नीति के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर है 15 से 29 वर्ष। बात करें में राष्ट्रीय युवा नीति या नेशनल यूथ पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो इसकी शुरुआत फरवरी 2014 में हुई थी। और इस नीति के तहत युवाओं की परिभाषा 15 से 29 उम्र के लोगों के लिए है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है घासीदास ने। और घासीदास ने वर्ष 1820 में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। और घासीदास ने चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1894 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? इसका आंसर है नेटाल कांग्रेस की। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अर्थात महात्मा गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिशु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका आंसर है केरल का। और बिशु केरल के लोगों के लिए नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। और यह त्योहार मलयालम कैलेंडर के मैदम महीने में बहुत धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है। और त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिशुकानी है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बिशु केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और यह नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्य भूति वंश से पहले कौन सा राजवंश आया था? तो इसका आंसर है गुप्त वंश। और गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें प्रमुख थे मैत्रक वंश, मौखरी वंश, पुष्य भूति वंश, परवर्ती गुप्त वंश और गौड़ वंश आदि प्रमुख राजवंश थे। और इन सभी राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। बात करें में पुष्यभूति वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है ओम मीटर। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। बात करें में अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों के एसआई मात्रकों के संदर्भ में तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है। इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। बात करूं मैं अमृत धरोहर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इस योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई थी और इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और स्थानीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है। एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि अमृत धरोहर योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई थी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और स्थानीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किसके द्वारा विकसित ई गोपाल एप्लीकेशन का वेब संस्करण अगस्त 2021 में डेयरी किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या NDDB के द्वारा। और ई गोपाला एप्लीकेशन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विकसित किया है और ई गोपाला एप्लीकेशन को 29 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी किसानों की सहायता करना है। बात करूं मैं NDDP या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संदर्भ में, तो उसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। बात करूं मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या NDDB के संदर्भ में, तो उसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। और बात करूं मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या NDRI के संदर्भ में, उसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय करनाल, हरियाणा में स्थित है। और NDRI की स्थापना वर्ष 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में बेंगलुरु में की गई थी। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय करनाल, हरियाणा में स्थित है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर है निशानेबाजी में। बात करूं मैं अभिनव बिंद्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।